हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिका चुग। आज हम 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के साथ एस लगा है, यहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारी प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल में हम क्या ले रहे हैं? पेयर ले रहे हैं। पेयर का मतलब हम यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन को साथ में डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को हम एक और नाम से भी डील करते हैं। वो नाम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। जैसा कि मैंने अभी बोला कि लीनियर इक्वेशंस जो यहाँ पर होंगी वो एक से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा इक्वेशन को एक सिस्टम की तरह हम डील करेंगे। तो कई बार इसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी बोल देते हैं, या फिर एक नाम हो रहा है दैट इज नोन एज साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये साइमल्टेनियस इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हम इक्वेशंस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन किसी एक ही प्रॉब्लम पे बेस्ड होगी। एक ही प्रॉब्लम में कुछ ज़्यादा सिचुएशंस हमें मिलेंगे, उसमें हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्योंकि वो एक ही प्रॉब्लम से डील हो रही है, उनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका नाम यहाँ पे हमने दिया हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चाहे कुछ हो, बात एक ही है, हमें लीनियर इक्वेशंस बना के उसको आपस में रिलेट करके सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीड फॉर लर्निंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये चैप्टर 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, उसकी नीड क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी लीनियर इक्वेशंस को हमने पढ़ना क्यों है। ऑब्वियसली हमें मार्क्स लेने हैं। मार्क्स लेने के लिए ये चैप्टर पूरे 10th में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। लेकिन सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, हम यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ पे इसकी नीड बहुत ज़्यादा दिखेगी। फर्स्ट इज ऑल अबाउट मार्क्स, ये स्कोरिंग चैप्टर है। सेकेंड, ये चैप्टर ऐसा है जो 10th के बाकी चैप्टर्स में भी यूज़ होता है, बट ये कुछ ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कुछ ज़्यादा नीड नहीं है। नीड तब आती है जब ये चैप्टर हमें रियल लाइफ में ज़्यादा यूजेबल लगता है। तो ये यूजेबिलिटी इस चैप्टर की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आगे जाके हम रियल लाइफ के कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें इसकी नीड लगेगी कि हाँ ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। फोर्थ, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है कि ये 10th क्लास के साथ साथ रियल लाइफ के साथ साथ एक बहुत ही चीज़ को ये डील करने वाला है। वो चीज़ क्या है? जब हम 10th के बाद या 12th के बाद या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसके टर्म्स को हम स्टडी करते हैं जो हमने 9th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन 10th में स्टार्ट करने से पहले उसको एक रिकॉल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो टर्म से पहले भी एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगी। सपोज आपकी क्लास है, 10th का कोई सेक्शन है, ए सेक्शन को हम लेके चलते हैं। उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी टोटल स्ट्रेंथ है 40। तो उस क्लास में क्या होगा? कुछ गर्ल्स होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे। तो उस केस में मैं क्या लेती हूँ, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने भी बोला 40 है, तो उसका क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ गर्ल्स। उस क्लास में कुछ गर्ल्स होंगी और उस क्लास में कुछ बॉयज़ होंगे। नंबर ऑफ बॉयज़, दोनों को ऐड करें क्योंकि स्ट्रेंथ मैंने क्या बोला 40 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 40। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में आ जाती है तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स को बार बार लिखे, नंबर ऑफ बॉयज़ को बार बार लिखे। तो हम क्या करते हैं, इन नंबर ऑफ गर्ल्स को एक टर्म दे देते हैं, एक सिंबल दे देते हैं ताकि इसको हम बार बार यूज़ कर सके। तो वो सिंबल क्या है? वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर मैं एज्यूम कर लूँ स्टार्टिंग में x, और नंबर ऑफ बॉयज़ को अगर मैं एज्यूम कर लूँ स्टार्टिंग में y, दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है? 40। तो इस तरह से हम सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें x प्लस वाई, यहाँ पे अगर 40 आ गया तो क्या हम बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? क्लास 9 में हमने ऐसी इक्वेशन फॉर्म की हुई है, और जहाँ पे दो वेरिएबल के साथ इक्वेशन फॉर्म हो जाती है वहाँ पे हमें मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों मिलेंगे? क्योंकि अगर मैं x को रखती हूँ 10 तो y क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अगर मैं x को रखती हूँ यहाँ पे 20 तो y क्या होना चाहिए? 20, तभी जाके 40 होगा। तो इतने इनफाइनाइट सोल्यूशन से हम आंसर कैसे दे पाएंगे कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ बताने हैं क्लास में? तो ऐसे केस में, ऐसी प्रॉब्लम में हमें कम से कम दो सिचुएशन चाहिए। एक सिचुएशन तो क्या होगी कि क्लास की स्ट्रेंथ 40 है, कहीं से एक और सिचुएशन मिल जाए ताकि इक्वेशन फॉर्म हो जाए और हम कहीं ना कहीं से बता पाएंगे कितने स्टूडेंट्स क्लास में गर्ल्स की फॉर्म में और कितने बॉयज़ की फॉर्म में। तो एक और एग्जाम्पल मैं इसी प्रॉब्लम में एक सिचुएशन और की फॉर्म में देती हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स से 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? क्या गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वल हैं?
इक्वल नहीं है। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को मैंने वाई लिया, जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 2 ज़्यादा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। अगर मैं बॉयज़ को -2 कर दूंगी तो वो गर्ल्स से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी x, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन एक ही प्रॉब्लम में आई है और उन सिचुएशन को हमने क्या किया, इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया। तो पहले को मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 1 की फॉर्म और दूसरी को ले लेती हूँ मैं इक्वेशन 2 की फॉर्म। अब ये दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, इसके कई सारे मेथड हैं। कुछ मेथड हम 10th में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सिंपल से अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर सिचुएशन में और जाके डीप में देखें, हिट एंड ट्राई से अगर निकाल के देखें कि क्लास की स्ट्रेंथ है 40 और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 2 कम है। तो अगर 2 कम है तो अगर हम हिट एंड ट्राई से करके देखें तो 20 एंड 20 तो ये नहीं हो सकता। गर्ल्स कम है, गर्ल्स को मैं 20 की जगह अगर 19 कर दूं और बॉयज़ को 20 की जगह 21 कर दूं तो क्या होगा, गर्ल्स को मैंने क्या एज्यूम किया 19 और बॉयज़ को मैंने क्या एज्यूम किया 20। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ साफ दिख रहा है, डिफरेंस है 2 का, गर्ल्स बॉयज़ से 2 कम है। और अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो ऐड करके क्या मिल रहा है, 9 एंड 1 10 2 3 4 40 और स्ट्रेंथ भी हमें क्या मिल रही है, 40 मिल रही है। मतलब 2 सिचुएशन से हम इजीली निकाल सकते हैं कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं। तो यहाँ पे हमें इजीली पता लग गया है कि x की वैल्यू 19 है, y की वैल्यू 21 है। x क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़। दोनों में डिफरेंस है 2 का, दोनों को सम किया और हमें क्या मिला 40। ऐसे क्वेश्चन जब हमने इसको इस तरह से जो सॉल्व किया, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो क्या ये हिट एंड ट्रायल मेथड हमारी सारी सिचुएशन एक प्रॉब्लम के साथ वर्क करेगा, ये हमेशा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कुछ केसेस में सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होगा, काफ़ी लॉन्ग भी हो सकता है। तो इस मेथड को इग्नोर करते हुए हमारे 10th में जो इस चैप्टर में हम जो डील करने वाले हैं, हम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ज़्यादा फॉर्म में इक्वेशन स्टडी करेंगे और उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ वेरियस मेथड है उन्हें डिस्कस करेंगे। बट वो मेथड डिस्कस करने से पहले कि इस लीनियर इक्वेशन की टर्मिनोलॉजी क्या है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने बहुत बार सुना हुआ है। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में हम बात करते हैं इक्वालिटी की। मतलब ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसी एक्सप्रेशन बनेगी जहाँ पे इक्वल साइन होना ज़रूरी है। और उस इक्वालिटी में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे और राइट साइड कुछ एक्सप्रेशन लिखेंगे। अगर एग्जाम्पल हो, यहाँ पे एग्जाम्पल शो हो रहा है 2x + 3y = 7। तो यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, लेफ्ट साइड में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट साइड में भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम रिलेट कर रहे हैं इक्वल साइन के साथ। जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन होती है उसे हम बोलते हैं RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसको इक्वल साइन के साथ रिलेट करेंगे, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन। मतलब जैसे इक्वेशन वर्ड आएगा हमें माइंड में क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इक्वल साइन दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकती है, राइट साइड में भी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ सकती है। बट इस चैप्टर में हम जो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो डील करने जा रहे हैं वो एक स्पेशल टाइप की है। वो स्पेशल टाइप क्या है, वो है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। एक बार फिर से उसे हम रिवाइज करते हैं। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ax + by + c = 0। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसको लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर a b c क्या है, वो हैं कॉन्स्टेंट्स, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। x एंड y यहाँ पे होगा वेरिएबल, और यहाँ पर बात की जाए तो इक्वल साइन की वजह से ये कंसीडर होगा इक्वेशन के फॉर्म में। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल साइन है, x एंड y 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के साथ डील करेंगे, और यहाँ पे LHS और RHS दोनों हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का और ध्यान दिया जाएगा कि इस इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे दिखा रही हूँ, a एंड b
ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ए एंड बी जो एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट है ये साथ में जीरो नहीं होने चाहिए। एक साथ अगर जीरो हो जाएंगे तो वो कांस्टेंट टर्म को लेके इक्वेशन बनेगी जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं बनाएगी। लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा वेरिएबल जहाँ पे पावर 1 दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डील करेंगे ऐसी इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल के साथ उनकी पावर 1 होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ताकि वो पूरी कंसीडर हो लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल दोनों हम एक साथ स्टडी करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है। कैसे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊँ तो वो क्या होगा, 5x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में हो गया, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बात करें वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस फॉर्म में ये इक्वेशन आ चुकी है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगले हम बात करें x इज इक्वल टू 9, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये हमें दिख रही है वन वेरिएबल, एक्चुअली ये टू वेरिएबल है। अगर इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाए तो ये लिखा जा सकता है x प्लस 0y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे y वेरिएबल के साथ 0 कॉफिशिएंट इसलिए दिया ताकि 0 इंटू वाई 0 हो जाए और अल्टीमेटली हमें मिल जाए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और या फिर x इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन जो भी कंसीडर होगी वो इक्वेशन किस फॉर्म में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाए तो ऐसी लिखी जाएगी जो क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन अगेन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हम बात करें तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं 6s प्लस 3t माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है s एंड t। अगले हम बात करें y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, ये लिखा जा सकता है माइनस हाफ x प्लस y। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी किस फॉर्म में बन गई, ये भी बन गई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। अगर हम बात करते हैं नॉन एग्जाम्पल्स की, तो नॉन एग्जाम्पल्स क्या है, 7a प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे b की वैल्यू क्या है 2 और b की जो पावर है वो क्या है 2, तो b की पावर 2 होने से वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है, दो वेरिएबल भी दिख रहे हैं, इक्वल साइन भी दिख रहा है इक्वेशन के लिए, लेकिन वो जो वेरिएबल है, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो वो x है जिसकी पावर अगर नहीं है तो वो 1 कंसीडर होती है, प्लस सेकेंड टर्म में x और y एक साथ में है, दोनों की पावर नहीं दिख रही तो उनकी पावर 1 है। जब किसी भी टर्म में वेरिएबल साथ में आ जाते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो x एंड y दोनों की पावर 1 है, ऐड होके ये बनेगा 2 इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो जब ऐड होके 2 बनेगा तो ये पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री 2 मानी जाएगी। वो डिग्री 2 वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लीनियर नहीं बोलते। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल नहीं है। अगले अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू 1/x। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। इस एग्जाम्पल को मैंने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, इसको मैं नॉन एग्जाम्पल में ले रही हूँ। नॉन एग्जाम्पल में मैं इसे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो y है उसकी पावर है 1 और हमें मालूम है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर होल नंबर में होनी चाहिए। तो y जो हमारा वेरिएबल है ये कंसीडर होगा, लेकिन 1/x में जो x है वो डिनोमिनेटर में चला गया, इसको जब हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा x रेज टू द पावर -1। और हमें मालूम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ जो पावर्स हैं वो होल नंबर में हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो लीनियर इक्वेशन का नहीं है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक इलस्ट्रेशन है, अनीता अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th wants to buy some ballpoint pens and some notebooks from a shop by spending a total amount of rupees 140। मतलब क्या हुआ, अनीता जो 10th क्लास की स्टूडेंट है वो कुछ पेन खरीदना चाहती है और कुछ नोटबुक्स खरीदना चाहती है। कुछ का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कितने पेन हैं और कितनी नोटबुक्स हैं। जब ऐसी बात आती है तो हम जो चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं है वहाँ पे हम वेरिएबल की बात करते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें क्लियर नहीं है और वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ना हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो कुछ है यहाँ पे सम की उन्होंने बात की है,
सम बॉल पॉइंट पेन्स, तो इन सम को हम एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे जो उसने पेन खरीदे हैं वो x खरीदे हैं, और सम नोटबुक्स जो दूसरी उसने बात की उसको हम y ले लेते हैं। तो कुछ जो पेन है हमने बोल दिया उसने वहाँ पे x पेन खरीदे हैं और y नोटबुक्स खरीदी हैं, और इन दोनों पे वो कितना एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट करना चाहती है, वो करना चाहती है ₹140। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि x + y 140 बन सकता है या नहीं बन सकता। उसके लिए हम आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ नोटबुक कॉस्ट ₹20, मतलब एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ₹20 है, एंड अ बॉल पॉइंट पेन कॉस्ट ₹10, एक पेन की कॉस्ट है वो ₹10। अगर हमें ये सिचुएशन मिल जाए और दोनों को हम रिलेट करें, या फिर एक मैं रियल लाइफ का एग्जांपल का बात करूं, सपोज हमारे पास एक पेन है वो ₹10 का है, और वैसे ही पेन मुझे 5 खरीदने हैं, तो कितना अमाउंट मुझे पे करना होगा? हमें क्या करना होगा, जो उस एक पेन का अमाउंट है उसे मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ पेन से। तो कितने पेन हमने एज्यूम किए थे? 5, तो 10 × 5 क्या हुआ? 50। यहाँ पे मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ? मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस एक चीज़ के अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से। तो यहाँ पे ₹20 क्या है? ₹20 है नोटबुक का प्राइस, और ₹10 क्या है? पेन का प्राइस है। तो हमें क्या करना है, जितने हमने पेन खरीदे हैं उसे प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, जितनी हमने नोटबुक खरीदी है उसे प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट यहाँ पे पहले से ही दिखाई गई है 140। तो इस प्रॉब्लम में हाफ सिचुएशन हमारे पास सामने आ चुकी है। इससे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन क्या बनेगी? x क्या है? पेन्स हैं, y क्या है? नोटबुक्स है। ये नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ नोटबुक्स है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके अमाउंट से। उनका कौन सा अमाउंट जो पर आइटम कंसीडर होगा? 20 किसका है? नोटबुक का। तो यहाँ पे हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 20। x किसका है? ₹10। तो यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना बनेगा? 140। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम में इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में दिखा दिया। तो क्या बना हमारा? 10x + 20y = 140। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन 1। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर एक इक्वेशन आ जाती है, उसको अगर हम सॉल्व करने बैठें तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। फाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक और सिचुएशन लेंगे, वहाँ से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उन दोनों इक्वेशन पे मेथड्स लगाएंगे। तो वो दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन वो आगे दे रहे हैं, शी वॉन्ट्स टू बाय इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स, मतलब कि ये क्या है? ये है x, मस्ट बी 2 more than the number of notebooks purchased। ये नंबर ऑफ नोटबुक्स क्या है? y। तो अगली सिचुएशन एक ही प्रॉब्लम में क्या बन रही है कि जो पेन है वो नोटबुक से ज़्यादा है। तो अगर मैं बोलूँ x और y, क्या वो इक्वल हैं? वो इक्वल नहीं है। जो पेन है वो नोटबुक से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो अगर मुझे उसको इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा? नोटबुक में -2 लगाना होगा। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो ये होगा x + 2 = y, या फिर और हम बोल सकते हैं x - y = -2। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बनी? 10x + 20y = 140। इक्वेशन 2 बनी x - y = -2। अब इन दोनों इक्वेशन को जो सिचुएशन पे बेस्ड है, यहाँ पे हम मेथड निकालेंगे और x और y की वैल्यू मिल जाएगी जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर हमने सॉल्व करना है, पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हमें ये आना चाहिए कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है, और इसको सॉल्व करने के मेथड को हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 2, अ क्रिकेट कोच परचेज्ड 2 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹2400। इस क्वेश्चन को अगर मैं पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो पिछले क्वेश्चन में जो पेन थे या नोटबुक थे उनकी क्वांटिटी क्लियर नहीं थी। यहाँ पर क्या है, बैट्स एंड बॉल्स हैं, उनकी क्वांटिटी क्लियर है। वो क्वांटिटी कितनी है? अगर बैट्स की बात करें तो बैट्स 2 हैं, अगर हम बॉल्स की बात करें तो बॉल्स क्या है? 6 है। और दोनों पे जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 2400 का है। एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उनके पर आइटम की वैल्यू से। यहाँ पे पर आइटम की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पर आइटम की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, बैट को भी एज्यूम करेंगे और
बॉल्स को भी एज्यूम करेंगे। बैट को हम एज्यूम कर लेते हैं x और बॉल को एज्यूम कर लेते हैं y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 बैट्स हैं, उनका अमाउंट मैंने ले लिया x प्लस 6 बॉल्स हैं, उनका अमाउंट मैंने ले लिया y। तो उस पर एक्सपेंडिचर कितना बना 2400। तो ये यहाँ पे कंसीडर हो सकती है इक्वेशन 1। लेकिन इक्वेशन 1 से काम नहीं चलेगा, मिनिमम हमें 2 चाहिए। दूसरी इक्वेशन के लिए सिचुएशन देखते हैं। अगली सिचुएशन ये है, लेटर ऑन ही परचेस्ड अनदर बैट मतलब एक और बैट एंड 2 मोर बॉल्स मतलब 2 एक्स्ट्रा बॉल फॉर ₹1100। अभी अमाउंट कितना आया 1100। बैट कितने खरीदे, एक, तो एक बैट का मतलब 1 और उसका अमाउंट हमने x एज्यूम किया है प्लस 2 बॉल्स हो जाएगा 2y। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हम 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1100 के बजाय अगर x प्लस 2y इज इक्वल टू 1100 भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये इक्वेशन 2 बन गई यहाँ पे। तो सेम प्रॉब्लम में 2 इक्वेशन हम बना चुके हैं। अगर 2 इक्वेशन बना चुके हैं तो उसे कैसे सॉल्व करें वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन देना चाहती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे पॉज करके एक बार इक्वेशन फ्रेम करने की ट्राई करना और वो इक्वेशन फ्रेम करके आप कमेंट सेक्शन पे आप शो कर सकते हो। अगर कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो। यहाँ पर हमने इक्वेशन को फ्रेम करना सीखा है। अब उन इक्वेशन के फॉर्म से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करें इक्वेशन को फ्रेम कैसे करना है।